महकमा का यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कहीं दस्तरखां पर एक नया हिसाब लिखा जा रहा है, कहीं बाजार अपने ही बोझ से सवाल कर रहे हैं, कहीं अदालत के दरवाजे मुनाफे की कहानी सुनने को तैयार खड़े हैं, तो कहीं मईशत अपनी नफ्स पर हाथ रखकर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि सफ़र दुरुस्त समत में है। एक तरफ कारोबार को नए उसूलों के सांचे में ढाला जा रहा है, तो दूसरी जानिब बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम के दरवाजे पर नई शर्तें लिखी जा रही हैं। सियासत में तारीफ भी है, तनकीद भी है, दावे भी हैं और शिकवे भी। आज की तस्वीर कई रंगों से बनी है, हर रंग अपने अंदर एक अलग सवाल और हर सवाल अपने जवाब का मुंतजिर है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, हर गुजरता दिन दुनिया की सियासत में एक नया बाब खोल रहा है। कहीं नए इत्तेहाद जन्म ले रहे हैं, कहीं इख्तलाफ पहले से ज़्यादा नुमायां होते जा रहे हैं और कहीं सख्त बयानात माहौल का रुख बदलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिनके असरात दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। हर मुल्क अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ है और हर पेशरफ्त आलमी मंजरनामे में एक नई लकीर खींच रही है। ऐसे हालात में सिर्फ सुर्खियाँ नहीं बल्कि इनके पस मंज़र को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे आतिफ भट्ट साहब, मलिक नजीब साहब और तारिक सुमैर साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ इस वक्त मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शादी हॉल्स, जिम और दीगर जो सर्विस सेक्टर्स हैं उस पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया है। ये टैक्स जो है ये हर चीज़ पर बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक नए बजट की भी तैयारी हुई है और उस पर भी बात करूँगी, लेकिन सर पहले इसका जवाब दीजिएगा। शुक्रिया। नए बजट तो अभी है, अभी नया बजट कहाँ से? अगले साल के बजट की भी से तैयारी सर, वो तैयारियां हो जाती हैं, जोरों शोर से जारी है। ये जो आपने कहा ना पंजाब में सर्विसेज, ये होटल में पहले से 5% आयत था, इन्होंने बढ़ा के 8% कर दिया और ये 5 स्टार होटलों पे भी है और छोटे होटलों पे भी है। लेकिन इससे कितना रेवेन्यू जमा होगा, ये इन्होंने कोई डाटा इकट्ठा किया होगा। असल बात यह है कि उसमें पहले भी आप जब होटल खाना जाएं आजकल के माहौल में अच्छे होटल में, तो आप 3-4 दोस्त भी हों तो आप मिनिमम भी ऑर्डर दें तो 15-20 हज़ार कहीं भी नहीं जाता। और उसमें ये 8% इनका हो गया, 17% FVR की जो है GST वो मिलाएं तो ये 25% आप वहाँ देने जाएंगे। तो इसमें चांदनी किसकी होनी है? जो रिश्वतखोर अमला है उसकी होनी है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को जाना नहीं, सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स जाता नहीं। वो एक सादा बिल आपको दे देते हैं होटलों में, जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप टिप ले लें या मैनेजर से आपकी अगर बातचीत है तो वो आपको सादा बिल दे देगा जिसमें टैक्स मेंशन नहीं होगा। तो ये चीज़ें टैक्स बढ़ाने की समझ नहीं आती। आप इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं वो करें। और दूसरा है कि आप सिस्टम आपने कितने होटलों में इंस्टॉल किया हुआ है। बड़े 5 स्टार होटलों में तो है, बाकी 4 स्टार में है। जो छोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आम आदमी खाना खाते हैं वहाँ पे ये नहीं है। वो भी टैक्स वसूल कर लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मिलता। तो आप पहले अपना सिस्टम तो ठीक करें ना। आप पैसे जमा करने की आपने लगाई हुई शादी हॉल्स में, पहले जो गरीबों का अशर होता है मतलब तबके का, वहाँ जो महंगाई है शादी हॉल की बुकिंग, फिर उसके ऊपर टैक्स आप इतना आयद कर रहे हैं तो उसको नहीं कर रहे। शादी हाल पे तो मेरे हिसाब से ये नाजायज़ बात है, ये नहीं करना चाहिए था। और अगर आप 5 स्टार होटलों में शादी करते हैं तो वो टैक्स होता है, वो बड़े अमीर लोगों का होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया होता है वो करते हैं। तो मैं इस बात से कोई की तायद नहीं करता कि जो 5 से 8% किया है। हाँ, जो कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट होती है उस पर 5% है हर जगह, उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। लेकिन कार्ड कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? कैश इकानमी पाकिस्तान के अंदर बहुत है। तो उसमें आप चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो सही अंदाज में करें। FVR का 17% आप टैक्स दें, 8% आप सूबे का दें और बाकी चीज़ें दें, तो होटल कैसे बच चलेंगे? और होटलों में इतनी महंगी डिशेज़ होती हैं, बाज़ चीज़ें होती हैं। आप बूफे में जाएँ तो बूफे ही आपको पर हेड 4,000-5,000 रुपये पड़ जाता है। तो वो उस लिहाज से भी महंगाई है। तो ये टैक्स जाएगा कि किधर आपने इतना टैक्स लेके जाना है? पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, अमले को ठीक करें, अमले को इक्विप्ड करें। रिश्वत और कमीशन में वो चला जाता, सारा करप्शन की नज़र हो जाती चीज़ें। करप्शन के सदेबाब कोई नहीं है। आपने एक और रास्ता खोल दिया है कि जी जो लोकल
जो पंजाब फूड अथॉरिटी हो गई या ये जो जितने इदारे हैं उनका जो स्टाफ होगा वो होटलों में जाके अपना सिस्टम और कर लेगा, ज़्यादा पैसे ले लेगा, तो गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा? पहले सिस्टम लगवाएं हर जगह, उसको कनेक्ट कराएं। और मुझे याद है कि यहाँ तैनात थे पंजाब में पिछले दौरे हुकूमत में मोहिउद्दीन वानी, जो आजकल फेडरल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हैं IPC के, तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये 5 स्टार होटलों पे और इन पे ये टैक्स लगाया था, क्योंकि टैक्स चोरी होती थी, तो उससे काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस 5% को ही अगर आप सही तरीके से वसूल कर लें और यूटिलाइज़ कर लें तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, अवाम, ये तो खबर हमने देती है, इसके साथ साथ अवाम को एक खुशखबरी जो है उसकी शायद कुछ बातें कर रहे थे तारिक सुमेर साहब भी, कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी का इम्कान है, कुछ ऐसा है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। सबसे पहले तो मैं जो तारिक सुमेर साहब की बात है उस पर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो अभी ये जो टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं या जो कैफ़े वगैरह पे, होटल्स वगैरह पे टैक्स लगा रहे हैं, ये जो अंडर द टेबल होता है मामला, ये बेसिकली उसको फिर जो है हवा देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में टैक्स कवानीन जो हैं सही तरह नाफिज हों, उस पर अमल दरामद हो, तो ये पाकिस्तान में रेवेन्यू जो है वो जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसको अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे ये जो अफसरान हैं वो ही मौजूद हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ पर बिजली चोरी होती है, उस बिजली चोरी को उसमें मुलव्वस कौन होता है और उसमें उनका जो साथ कौन देता है, वही साथ देते हैं जो लाइनमैन होते हैं, जो मुतलका इलाके में जो वापडा के या जो मुतलका जो पेस्को है, आइस्को है, उनके जो एहलकार हैं वो उनके साथ मिली भगत के साथ वो अपनी मंथली ले लेते हैं 1000, 2000 या 4000 जितना भी उन्होंने फिक्स किया हुआ है, और वो अनलिमिटेड जो है वो बिजली इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये जो होटल्स हैं, अब हम दूर की बात नहीं करते पंजाब की, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, यहाँ पर भी एक निजी बेकरी है, वहाँ पर जाली रसीदों पर चीज़ें जो हैं वो बेची जा रही थी, तो वो भी कोई मिली भगत थी तो तभी मुमकिन था, वगरना हुकूमत की नाक के नीचे बड़े मेन एरिया में अगर ये काम हो रहा है इस तरह का टैक्स चोरी वाला मामला ही, तो इसको समझा जा सकता है कि जो सरकारी अफसरान हैं ये उनकी मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। वही तरीका बताते हैं। अब ये जो पंजाब में ये लागू करने जा रहे हैं, पंजाब में भी यही होना है, पंजाब में भी इसी तरह जो करप्शन है उसका बाजार जो है वो गर्म होगा और जाली रसीदें, जाली बिल्स बनाकर लोगों से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे और वो टैक्सेस जाएंगे जो होटल मालकान है उनकी जेब में, क्योंकि उन्होंने जाली रसीदों पे उन्होंने एक लमसम जो है वो फिक्स किया होगा सरकारी अफसरान के साथ और वो वहीं पर वो खा जाएंगे। ये अच्छी बात है कि टैक्सेस के जरिए ज़ाहिर मुल्क का चलाना है, मुल्क की इकानमी को बेहतर करना है, तो टैक्सेस लागू करने चाहिए, लेकिन इतने टैक्सेस लागू करें। अब बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस हैं कि अदर्स के नाम से आ गए, वो टैक्सेस की स्लैब उनके पास खत्म हो गई है, फलां टैक्स फलां टैक्स फलां टैक्स, अब उन्होंने अदर्स का नाम जो है वो डाल दिया कि अदर्स में जो मर्जी वो आप कर लें शामिल। तो गरीब आदमी का एक तरफ तो खून चूसा जा रहा है, लेकिन साथ में फ़ायदा जो है वो सरकारी अफसरान मुतलका जो है वो उठा रहे हैं। दूसरी जानब आपने आवाम की खुशखबरी के लिए जो की खबर यही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, ज़ाहिर है आलमी मार्केट में उसकी कीमतें डाउन हुई हैं और पिछले हफ्ते जो है उसको बरकरार रखा गया और कोई भी कीमत जो है उसमें ना कमी की गई ना इजाफा किया गया। अब उससे भी $2-3 जो है वो नीचे कीमतें आ गई हैं, ये रवां हफ्ता जो चलता है तो उसके दौरान। और अब हुकूमत की जानब से जो ज़ाहिर है ओगरा के पास जो समरी होती है वो 3 मुख्तलिफ किस्म की समरी जो है वो तैयार करती है। एक वो कहती है कि मेंटेन रखनी है तो इतनी इतनी जो हमने ये लेवीज़ लगाई हुई हैं उनमें इंक्रीज़ कर दें। दूसरी वो कहते हैं कि अगर ये इसकी कीमत है, ये पाकिस्तान में अगर यही लेवी रखी जाए या जो टैक्सेस हैं तो उसके हिसाब से इतना, यानी कि 20% तक जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है। और साथ में वो ये भी मशवरा देता है कि अगर आपने लेवी बढ़ानी है तो इतनी कीमत बढ़ाकर जो है वो हम इतना टैक्स जो है वो एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर हासिल कर सकते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, ये हुकूमत का फैसला होता है कि आया वो लेवी इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, या उसी को बरकरार रखते हुए जो आवाम के ऊपर इसका फ़ायदा जो है वो जो मार्जिन है वो आवाम पर मुंतकिल करना है रिलीफ, तो वो किया जा सकता है। गुज़श्ता हफ्ते तो नहीं किया गया, इस दफ़ा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि 20 रुपये तक जो है वो कीमतें पेट्रोल और डीजल की कम हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत की जानब से एक बड़ा रोंदू किस्म का खेल जो है वो खेला गया है कि हुकूमत की जानब से ₹2.5 का रिलीफ दिया गया है और साथ ही वो ₹2.5 जो है ना वो इस जेब में डाल दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज लेवी लगाकर, यानी कि इधर से ₹2.5 निकाल के इस जेब में डाल दिए। और अभी भी हुकूमत की जानब से
क्योंकि पिछले हफ्ते रिलीफ नहीं मिला, आवाम जो है ये तो उनको ये उम्मीद नहीं है कि हुकूमत ये चीज़ सस्ती करे, क्योंकि उनको पता है कि ये हुकूमत जो है वो इनके ऊपर महंगाई के नाम पर बोझ पे बोझ डालती जा रही है, लेकिन रिलीफ नहीं देती। और उस बोझ की अंदाज़ा ये लगा लें कि आज 74 रुपये जब कीमतें कम हुई थी, उसके बाद अभी तक जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। तो ये इम्प्लीमेंट किसने करवाना था कि एक जो है अब ये जो माफिया है उसकी जनाब से कहा जाता है जी, चूंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल पर चलती है और डीजल पे उन्होंने लेवी कम नहीं की, उसकी कीमतें ज़्यादा कम नहीं हुई, तो इसलिए जो अशियाए खुर्दोनोश की जो तमाम गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ऐसी गाड़ी में होती हैं जो डीजल वाली हैं। मतलब हर किसी के पास बहाने जो हैं वो बहाना मौजूद है, लेकिन चूंकि आवाम को रिलीफ नहीं देना और आवाम के ऊपर जितने कड़े इन्होंने फैसले करने हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो यही है कि वो अपनी जेबों में जाता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। नए नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ना इनसे लोड शेडिंग कम हो रही है, ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो इनसे कम हो रही है, ना सुई गैस मिल रही है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो आप जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या हालात है, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। जी तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अली इमरान साहब, नित नए टैक्सेस शामिल करने में कोई कसर जो है वो किसी लिहाज से भी नहीं छोड़ी जा रही है, अवाम पर जुल्म सितम जो है वो जारी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्यों आकाशा, देखिए आकाशा, हम तो रोज इस हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस अवाम पर जो इस वक्त महंगाई का बोझ लाद दिया गया है, तो कब ये पाकिस्तान की अवाम खड़े होगी अपने हकूक के लिए। देखिए हम तो बाहर भी निकले, गोलियां भी खाई, मार भी खा ली, हमारे बाहर निकलने पर पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी, आप तो निकलते ही नहीं बाहर भाई, ड्राइंग रूम में बैठे हुए इस टाइम। सर अभी अगर आप कहते हैं प्रोग्राम के लिए मैं फोन रोड पे ले जाऊं तो वो भी ले जाता हूं सर। अब लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान की आवाम ये सोच ले कि उन्होंने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है तो फिर शायद उनकी तकदीर बदल सकती है। अदरवाइज जैसे आतिफ भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब अदर टैक्सेस आ गए हैं। आतिफ साहब, इससे भी एक हाथ आगे चले गए हैं ये लोग। अब QR कोड दे दिया है बिल के ऊपर, जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको टैक्सेस नजर आएंगे कि आप कौन कौन सा टैक्स बिजली के बिल के ऊपर पे कर रहे हैं। अदरवाइज अब कोई भी टैक्स जो होगा वो सामने रिटर्न नहीं होगा कि जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे मैं कौन कौन सा टैक्स पे कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब आपको अपने आप को बॉदर करना होगा, आपने उसके साथ QR कोड को स्कैन करना होगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आप कौन कौन से टैक्सेस दे रहे हैं। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत की जो माशी नाकामियां हैं उनमें एक बड़ी नाकामी आप ये देखें कि आपसे 4 दिन पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू हैं, क्रीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स की वो प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया कि वो मजीद पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार नहीं कर सकते। उसके साथ साथ गुल अहमद, जो बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट है आपकी क्लोथिंग की, कपड़ों की, जो रॉ कपड़ा बेचते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब के बाद वो अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा मरियम नवाज हुकूमत पर जरा बात कर लें कि महंगाई, आज उन्होंने जो पंजाब पर 8% सेल टैक्स लादा है, मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान की आवाम है जिसने हमेशा टैक्स पर पे करना है, या इन्होंने भी कोई टैक्स या इन्होंने भी कोई इस इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है? क्या इन्होंने अपना शाहाना अखराजात जो है वो कम करेंगे? क्या ये पाकिस्तान को थूक लगाना खत्म करेंगे कि नहीं? आज इस हुकूमत ने जिस तरीके से 15 साल के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, जो एक प्राइवेट अदारा है, हबीब रफीक का ग्रुप ने जिसको खरीदा है, 15 साल के लिए उनको टैक्स की छूट दे देगी। क्या ये इनके बाप का मुल्क है कि ये बगैर अवाम की मंशा और अवाम के को जो टैक्स वसूल करके उनकी वेलफेयर पर लगाना था, ये आज बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को माफ कर रहे हैं? फिर 8% सेल टैक्स पंजाब के लिए आप लगा रही हैं। क्या अपने जो जहाज आपने 1200 करोड़ रुपए का खरीदा है वो ना खरीदती तो कोई इस मुल्क में कोई अजाब आ जाना था, कोई जलजला आ जाना था कि आपने अपनी शाह खर्चियों के लिए तो पैसे मौजूद है। आज रायविंड के जिस महल में आप रहते हैं, कितने हजारों कनाल का वो महल है जहां पर सिर्फ 4 या 6 लोग रहकर गरीब अवाम की महंगाई और गुर्बत का मजाक पढ़ा रहे हैं। और आपने देखा कि मुल्तान के अंदर एक शख्स जिसका बेटा फौत हुआ मुल्तान लोहारी गेट में, और वो बच्चे अपने बेटे को उठाकर लेकर कब्रिस्तान में, जिसके पास कफन के पैसे नहीं थे। आज लाहौर की हर दूसरी इमारत खस्ता हाल है, जहां पर छतें गिर गिर कर
लोग मर रहे हैं, और आप लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम ट्यूशन सेंटर बंद कर देंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे। आकाशा मुझे ये बताएं, क्या ये इसका हल है कि अगर आपकी नाअहली की वजह से अगर आपके इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे, वो प्रॉपरली चीजों को प्रोब नहीं कर रहे, वो एलडीए जाकर ये असेस नहीं कर रही कि कौन सा घर जो है वो खस्ता हाल है या कौन सी इमारत खस्ता हाल है, तो क्या अब पाकिस्तान के तमाम बच्चों को, पंजाब के तमाम बच्चों को पढ़ाई लिखाई से महरूम कर देंगी? पंजाब में पहले भी 1.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है, 40,000 स्कूल बंद है, और जो बचा खुचा तालीमी निजाम था वो आपने एनजीओ के हवाले कर दिया। ये जो सबकी मतरेई माँ है, सुतेली माँ है, जिसकी वजह से आज पूरा पंजाब बशमूल इनके अपने लोग, स्पीकर साहब और असेंबली के मेंबरान भी आज वो अजाब भुगत रहे हैं। खुदा के लिए अरबाब इख्तियार, जो लोग इनको लेकर आए, हमारी उनसे इस्तदा के खुदा के लिए हमारे जो सांस लेने हैं, अब तो मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि ये हमारे जो सांस हम ले रहे हैं, क्या इस पर भी अभी टैक्स लगने जा रहे हैं, या इस पर भी टैक्स लगेंगे और हमें सांस लेने पर भी टैक्स दिया जाएगा? पहले इस मुल्क की इंडस्ट्री खत्म हो गई, इस मुल्क की रियल एस्टेट खत्म हो गई, छोटा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर था वो खत्म हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर था वो खत्म हो गया, टैक्सेस की भरमार हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, सो मल्टीनेशनल बंद हो गई, और अवाम पर टैक्सेस पे टैक्सेस। आज पूरी दुनिया में जो तेल का रेट है वो $69 पर बैरल है, जिसके हिसाब से 150 से पौने 200 के दरमियान तेल की कीमत होनी चाहिए, और आज भी मैं 300 रुपए लीटर अपनी गाड़ी में बढ़ा रहा हूँ। तो ये कितने टैक्सेस इनको और चाहिए? 2022 डॉक्टर साहब, इनका पेट अभी भी नहीं भरा। इन्होंने अभी एक पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो भी कायम किया है, ताकि वो पैसे जो हैं अवाम से इस तरह खैरात के नाम से भी निकाले जा सकें। अल्लाह अकबर। आतिफ भाई, आप मुझे ये बताएं कि 2022 से लेकर 2026 तक इन्होंने 60,000 अरब रुपया टैक्स लिया, तो मुझे उस पाकिस्तान जब से बना 22 तक 50,000 अरब रुपया आपने टैक्स लिया, जिसमें पूरे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिसमें आपने हेल्थ सेंटर बनाए, रोडें बनाई, लोगों को रिलीफ मिला, हॉस्पिटल्स बने, और 4 सालों में 60,000 अरब रुपया इन्होंने टैक्स वसूल किया, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए। और अब शनीद ये आपके दौर में लिए गए कर्जे वापस किए गए जी, उनकी बात भी किया करें ना। आपके दौर में भी बड़े कर्जे लिए गए थे जी, फिर बड़े कर्जे वो आपके साथ वो जो सेम पेज वाले साथ जाते होते थे, सेम पेज वाले साथ जाते होते थे कि कर्जा दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। ये सिर्फ पीडीए ही कर्जे लेती है, नून लीग ने कभी कर्जा नहीं लिया, ना ही पीपल्स पार्टी ने लिया। उसका भी जिक्र किया है। आईएमएफ के नीचे लेकर कौन गए हैं? ये इमरान खान का कसूर सारा गिनने हैं। आईएमएफ को इस मुल्क में लाने वाले और आईपीपीएस को लाने वाले कौन है? और डिफॉल्ट पर कौन लेके गया? आप लेके गए डिफॉल्ट के करीब। सर आपने बचा लिया, आपने गलत पॉलिसियां अपनाई थी। आप लोगों ने बचा लिया ना। नवाज शरीफ इस कौम के मुजरिम हैं। नवाज शरीफ इस कौम के मोहसिन हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मजबूत दिफा दिया, एटमी धमाका किया, इसको मोटरवे दिया, इसको मोटरवे दिया। कोई ऐसी बातें ना करें। नवाज शरीफ इस कौम के मोहसिन हैं, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान है। उन लोगों के, और छोड़ दें, ऐसी बातें ना करें। 50 करोड़ का चंदा लिया हुआ है आपने अस्पताल बनाने के लिए शरीफ फैमिली से, जिसका इजहार आपके लीडर इतराफ करते हैं, और वो लिख के देते हैं मेरे पास घर नहीं है, मुझे प्लाट भी अलाट करें। प्लाट भी लिया हुआ है चीफ मिनिस्टर से, प्लाट भी लिया हुआ है चीफ मिनिस्टर से। भाईजान जरा वो बातें भी किया करें ना, उनका इतराफ भी किया करें। अच्छा एक मिनट सुन लें जी। वो पैसे अगर टैक्स पेयर के थे तो आज पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। ओ भाई, टैक्स पेयर के, उनकी बिजनेस के थे, सुन लेना, वो सरकार के नहीं थे। तारिक साहब, आप मेरी बात आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं? आप अपनी बारी में बोलें। सर आपका टाइम ऐसे ही खत्म हो गया है। अगर वो प्लॉट लिया गया था कैंसर हॉस्पिटल के लिए, तो आज पाकिस्तान के बच्चों का, गरीबों का, मुस्तहिक का, मजदूरों का और इवन अमीर लोगों का भी इलाज शौकत खानम के अंदर फ्री किया जाता है। और वो शख्स जिसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, आज कराची में तीसरा अस्पताल भी खड़ा हो गया जो मुफ्त गरीबों का इलाज करेगा। इन लोगों का कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो? उनको जेल से छुड़ाने का फार्मूला मेरे पास है, मैं आपको देता हूं अभी। तारिक साहब बात सुन लेना, उनको फार्मूला नहीं चाहिए। आप बात सुन लेना जी। आप मुझे इंटरप्ट ना करें, अपनी बारी में बोलें। मुझे ये बताएं, 50 साल से ये फैमिली इख्तिदार के अंदर है, आज तक इन्होंने मुल्क में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है जहां गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़ सके? इन्होंने कोई ऐसा सरकारी के अलावा कोई ऐसा अस्पताल, ये दानिश स्कूल किसने बनाए हैं? आपने बनाए हैं। जो सरकारी स्कूल मौजूद थे उनका जो बेड़ा गर्क है वो आपको भी पता है। ये दानिश स्कूल आपने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया है। आप उनकी माला
तारिक समार साहब आप उनकी बाला जरूर जमा करें, जी, लेकिन जी। पाकिस्तानी अवाम का भी हाल देख लें कि आज लोग कहां पहुंच चुके हैं। आज लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, अपने बच्चों का कफन को बगैर दफनाने के लिए मजबूर है। तो ये सब किया धरा किन का है जो 50 साल से ये तमाम हुक्मरानों का है, एक पे ना डालें सब पे। तारीफ सिर्फ नवाज शरीफ की, बाकी सब जो है ना नुकसान वाली बातें वो सब पे डाले हैं। प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई ये प्रोजेक्ट्स जो है उनके दौरे हुकूमत में हुए हैं, तो आप भी कोई गिनवा दें अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो। कौन सा प्रोजेक्ट? जी उस्मान बुज़दार है ना जी, और परवेज खटक है, महमूद खान है, अब सुने मैं फरा गोगी हैं। जी जी सुने ना, मैं गिनाता हूँ, आकाशा मैं गिनाता हूँ जी सर। आकाशा, सबसे पहली बात यह है कि हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर 2.5 साल कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस के होते हुए भी पूरी दुनिया की मईशत क्रैश कर गई। पाकिस्तान 6.6 प्लस जो हमारी जीडीपी थी वो ग्रोथ थी। फैसलाबाद के अंदर आपको एक मजदूर नहीं मिलता था, लाहौर और रावलपिंडी से लोग मजदूर फैसलाबाद जा रहे थे। आज के दौर में इसको कंपेयर करें तो 154 अपना टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। आज प्रॉपर्टी का, हमारे टाइम में प्रॉपर्टी का हाल देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट देखें जिसमें बिलियंस ऑफ रुपए पाकिस्तानियों ने बेचे, हेल्थ कार्ड देखें 10 लाख रुपया हर शख्स की जेब में इमरान खान ने डाला कि अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी जेब में 10 लाख होगा। एहसासपुर राम लंगर खाने जो हमने, और लंगर खाने प्राइवेट एक इदारे के थे भाई, सुने सर, सुने ना, वो शौकत खानम के नहीं थे या हुकूमत के नहीं थे। मेरी बात ना बोले, इस हुकूमत ने आके वो भी बंद कर दिया। जी आकाशा, ये हमें कहते थे ये कट्टे बच्चे और ये अंडे मुर्गियां 5,000 भैंसें मरियम नवाज ने साउथ पंजाब में पिछले 3 महीनों में तकसीम की हैं कि आप इनको घर पे रखें, पालें, इनका दूध निकालें और इनको बेचें। ये इमरान खान का प्रोग्राम था, ये उसका विजन था, लेकिन उसकी तस्वीर कभी ये नहीं करेंगे क्योंकि ये मुनाफिकीन है। इन मुनाफिकों ने आज मुल्क को इस जगह पर पहुंचाया है जहां पर से आज मुल्क खड़ा नहीं हो सक रहा। भाई जान पानी पी, थोड़ा पानी पी ले, जज्बात में बहुत आए। चलें अली इमरान साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। मलिक नजीब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी ये जो बजट पेश किए गए हैं ये भी हमारे सामने है, लेकिन इसके साथ साथ अगले बजट की जो तैयारियां वो भी कर दी गई हैं। वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगले बजट की तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है। कौन सा ऐसा रिलीफ है जो सर इस बजट में नहीं दे सके आवाम को, इस अगले बजट की भी तैयारियां जोर शोर से जारी कर दी इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा बहुत शुक्रिया आपका। रिलीफ मिला कौन सा जो अगले रिलीफ की तो वही बातें ना, कर रहे हैं? अभी पता नहीं इतने कौन सा रिलीफ मिल गया कि आगे ये फिर देना चाह रहे हैं। ये तारिक सुमैर साहब बताएंगे, बहुत रिलीफ दिया अभी तक। आदिल भट्ट साहब, अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपना मलिक नजीब मेहमान नहीं है, बयान कर इसको भी दूं। बोलने दें थोड़ा सा। अब देखें आकाशा, अभी तक जो इन्होंने बजट अभी पेश किया, अभी तक तो मुकम्मल तौर पर वही नाफिजुल अमल नहीं हो सका है। बिल्कुल। उसमें जो अभी इन्होंने नए टैक्सीज नाफिज किए हैं, अभी कुछ मज़ीद करने जा रहे हैं। अभी मज़ीद टैक्सीज आपको देखने में मिलेंगे। देखें, मईशत को सॉरी मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन अब आपने अगर एक टैक्स निज़ाम को, उसमें टैक्स के निज़ाम में तमाम लोगों को लेकर आना है, तो उसमें फिर आपको तमाम आवाम को, तमाम कौम को, जो अशराफिया हैं, जो मुतवस्सित तबके हैं, उन सब को एक ही पेज पर आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गरीब के लिए टैक्स का रेशो कुछ और रखा हुआ है, मुतवस्सित तबके के लिए कुछ और रखा हुआ है और अमीर के लिए कुछ और रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। आपने तमाम लोगों को एक ही टैक्स निज़ाम में लेकर आना है, तभी उस निज़ाम में शफाफियत भी मुमकिन हो सकती है। अब एक गरीब आदमी है, वो टैक्स दे रहा है, अगर 5% किसी भी चीज़ पर वो 5% टैक्स दे रहा है, तो अमीर आदमी वो टैक्स 0% क्यों दे रहा है? उसको भी वो 5% टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। अभी क्योंकि आपके पास मुल्क के अंदर कोई इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि मईशत आपने चलानी है, तो आपके क्योंकि बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, सरमायाकारी नहीं है, आपने मुल्क के अंदर ही उसको, उन चीज़ों को लेकर चलना है और एक निज़ाम आपने क्रिएट करना है और उस निज़ाम के तहत आपने मुल्क को भी चलाना है, मईशत को भी चलाना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं कि आपने जिस टाइम तमाम लोगों को टैक्स के निज़ाम में लेकर आए हैं, तो उसमें फिर तमाम लोगों को बराबर रखें। बिल्कुल आपने जो किया है, गरीब का फ़र्क ख़त्म करें, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करें। अब उसमें टैक्स चोरी को आपने काबू करना है, टैक्स चोरी आपने बचानी है। वो कैसे बचानी है? उसके लिए आपका FBR का इदारा मौजूद है। आप FBR को मजबूत करें, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करें। अब जिस तरह आतिफ भट्ट साहब ने बात की है कि आपका जो अशराफिया के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है,
वो इस निज़ाम को लागू होने में सबसे बड़ी रुकावट है। अब उस रुकावट को दूर करने के लिए आपको FBI के अंदर इस्लाहात लानी होगी। FBI के अंदर ऐसे अफसरान को लाना होगा जो रिश्वत और करप्शन का खात्मा कर सकें। अब जब तक रिश्वत और करप्शन का खात्मा किसी इदारे के अंदर नहीं होगा, उसके फ़वाइद आप बराह रास्त आवाम तक नहीं पहुँचा सकते हैं। बराह रास्त आवाम तक आप फ़वाइद उसी वक्त पहुँचा सकेंगे जिस वक्त आप करप्शन को रोकेंगे, रिश्वत को रोकेंगे। गंदे नजीब साहब, गंदे तालाब में लाकर नई मछली भी डालेंगे ना तो उसने भी गंदा ही हो जाना है। सर, तालाब तो ये साफ जो करें ना। जो आप कह रहे हैं ना कि नए तालाब साफ करें। आकाशा, मैं एक पॉइंट इधर रखना चाहता हूँ कि ये वही टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, नए टैक्सेस भी उन्हीं पर लागू हो रहे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो अदा कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मछली है जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको बाहर रहने का रास्ता किसने दिखाया हुआ है? इन्हीं FBI के जो अफसरान हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने FBI में इस्लाहात लानी है। बिल्कुल, आपने इस चीज को रोकने के लिए आपने तमाम लोगों को बहुत ज्यादा जो गुज़श्ता रोज प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके FBI की, उसमें जो कारकर्दगी की तसराहा गया है ना, वो देख के तो फिर इंसान को गुस्सा आता है कि FBI की कारकर्दगी को इतना ज्यादा सराहा गया है कि उन्होंने अपना 2 मरतबा जो अपना टैक्स हदफ था उसको तब्दील करने के बाद पूरा कर लिया है और कारकर्दगी बहुत अच्छी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सवाल रखेंगे हम लोग तारिक सुमैर साहब आपके सामने, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। तारिक सुमैर साहब, कहा तो ये जा रहा है कि जैसी इस वक्त इमरान खान साहब के लिए जेल है वैसे ही एक टाइम में नवाज शरीफ साहब के लिए भी हुआ करती थी या मरीम नवाज साहिबा के लिए हुआ करती थी, लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोई और कह रहा है। और ये शायद एक सवाल है PTI वालों से भी कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके बाहर जितने भी साथी थे वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा वफादार थे, सो इस वजह से वो बाहर भी आ गए। सो अगर बानी PTI अंदर हैं, हालात तो सेम वही हैं, लेकिन बाहर उस जैसी जो लोग हैं, वफादार लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या कुछ ऐसा ही है? शुक्रिया काशा। आपको पता है जेल होती है, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, आसिफ जरदारी साहब भी जेल में रहे 11 साल उन्होंने तकरीबन जेल काटी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी एक ज़माने में जेल में रही मार्शल्लाह की, और फिर जो ज़ियाउल हक के दौर की जेलें थीं या अयूब खान के दौर की जेलें थी, वो जो कोड़े मारे जाते थे, अस्पताल को भी जेल करार दिया जाता है, उसको भी जेल ही गिन रहे हैं ये। मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील आने देना, आगे बात आने देना भाई। तो जेल होती, मैं जो जैसे कह रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी, मरीम नवाज ने भी काटी। मरीम नवाज ने जो कल सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार हुआ था जेल इस्लाहात पे, जहाँ पे चारों चीफ मिनिस्टर इकट्ठे बैठे हुए थे, एक दूसरे के लिए दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने तालियां भी बजाई, मरीम नवाज ने भी और सुहेल अफरीदी ने भी। और सुहेल अफरीदी ने अपना केस बिल्ड किया, मरीम नवाज ने अपना वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जिसमें उन्होंने पंजाब की जेलों के अंदर जो बेहतरियाँ की हैं उस हवाले से उन्होंने कुछ इकदाम बताए। एक टेलीफोन कॉल का सिस्टम बताया, कोई और चीज़ें बताई, तो उसके हवाले से बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपनी अपनी बात की। ये तमाम कैदियों को सहूलत मौजूद है, सिवाय इमरान खान के। इमरान खान को भी है। जी उनको भी है, और उनकी बात उनके बेटों, पहले ये माने कि वो सियासी कैदी है। मेरी जान, सियासी कैदी कोई नहीं होता, सजा हुई है। जब तक उनकी हाई कोर्ट में अपील है, जब अपील में वो बरी हो जाते हैं तो उनको वीडियो कॉल पे बात करवाई जा रही है ना, उनके बच्चों से, उनके बेटों से बात नहीं हुई। कई मरतबा उनके बेटों से बात कराई और बेटों ने फिर ट्वीट। कितने अरसे से मुलाकात नहीं हो पाई भाई? मुलाकात तो ये खुद नहीं करना चाहते अब। अच्छा, मुलाकात अब परसों की बात, मैं परसों की अभी मिसाल दे देता हूँ, सुन ले पहले मेरी बात सुन ले। अभी 2 दिन पहले भी मलिक नजीब तस्दीक करेंगे, बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई ना, और इमरान खान से मुलाकात के लिए नौरीन का नाम फाइनल हुआ। लेकिन अलीमा खान ने, मैं नहीं कह रहा, ये सलमान अकरम राजा और PTI के रहनुमाओं के बयानात हैं कि अलीमा खान चाहती हैं कि तीनों बहनें इकट्ठी जाएं और अलीमा खान रुकावटें पैदा कर रही हैं इन चीज़ों में। क्या आपके जब नवाज शरीफ कैद में थे, जब मरीम नवाज कैद में थी, क्या उस वक्त ये रुकावटें थी? उस वक्त तो उनके जितने वुकला हैं रोजाना की बुनियाद पर जेलों में आते जाते थे। नहीं भाई, अब तो यहाँ रोजाना की बुनियाद पे कोई नहीं जाता था भाई। अब इनको वकालतनामा साइन करवाना हो तो वो बड़ा स्यापा बना। बड़ी मुश्किल से मुलाकातें होती थी। ये छोड़ दे, मैं खुद अडियाला जेल सियासी लीडरों को मिलने जाता रहा हूँ और मुलाकातें बड़ी मुश्किल से होती थी। ये ना कहें कि बड़ी
आसानी से हो जाती थी। चले हो तो जाती थी ना सर, और हो वो तो जब जाती थी पकवान ना। आज जाते थे घरों से बन किसी का पकवान नहीं जाता था, वहीं अरेंजमेंट होते थे। वो ऐसे जेल लगता है- मैनुअल के मुताबिक जाते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक। कोई नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ यहाँ रहे हैं वहाँ जेल में या बाकी देसी मुर्गी की देसी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लग रहा है जैसे ससुराल में रह रहे नहीं, हैं लोग आते हैं, कभी उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, 10-10 दिन अस्पताल रखा जाता है वहाँ पर। भट्ट साहब, आप कभी जेल गए हैं? बहुत मरतबा गए हैं। कब गए हैं बताएं? वैसे गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मिलने गए ना, काटी है जेल? नहीं, मिलना, हाँ। नहीं, मैंने स्टूडेंट लाइफ में काटी है ना, मुझे पता सर है। एक मिनट सर, वीडियो कॉल की भी डॉक्टर अली इमरान साहब बता दें मैं वही कह रही हूँ सर, मैं वही कह रही हूँ वीडियो कॉल। मैंने जेल काटी है। कैदियों से जी होती है। जी सर, अब आपने नहीं काटी, मैं तो फार्मूला दे रहा हूँ। आप जेल में जाएं, मैंने काटी है, इमरान जेल खान मुझसे जेल से बाहर आ पूछ लें। जाएगा। आप जाने के लिए मुझसे तैयार ही पूछ नहीं लें। जेल में। ये आप जाने के लिए तैयार ही जिन नहीं बुज़दिलों की आप बात और कर वो रहे हैं, देखें कोट लखपत उनसे जेल में नवाज शरीफ से मिलने गई मरियम नवाज, मुलाकात जारी थी, ऑर्डर आया मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद डीजी नैब का, मैंने खुद इंटरव्यू किया हुआ है। जी सर, उसने कैमरे लगाए हुए थे बाथरूमों के बाहर, जो नैब का दफ्तर था इस्लाम लाहौर में, वहाँ सेल बनाया हुआ था। नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये अपना फवाद हसन फवाद, आज चीमा, बाकी और लोग वहाँ कैद थे। तो प्राइवेसी की भी बात हुई है। मरियम नवाज ने कल कहा प्राइवेसी नहीं थी, यानी इस हद तक मुदाखलत होती थी का हुक्म आता था। नहीं, मरियम नवाज सर, प्राइम मिनिस्टर आपको हाउस से हुक्म प्राइवेसी आता जो है था। वो तो कपड़ा बात जो मुझे जरा सर, टाइम दे बात दीजिए। सर, एक मिनट बात सुने, दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुक्म आता था कि अभी मोहसन बेग का इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, इमरान खान का हुक्म आता था इस पे तशद्दुद करो और उसकी वीडियो और तस्वीरें बना के मुझे भेजो। और मेजर सलीम शहजाद तस्वीरें वीडियो बना के अपने आला हुकाम को भेजता था। पीएम हाउस वो जाती थी कि देखो मैंने क्या सलूक किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ अस्पताल शिफ्ट हुए, उनकी कुछ सर्जरी होनी थी, वहाँ वीडियो बनाने के लिए एक शख्स को भेजा गया, डॉक्टर का गाउन पहन के वो गया, वो पकड़ा गया कि जी ये ड्रामा तो नहीं कर रहा। ये हालात आपके भी रहे, बुरी बात है। आपने भी सर, फिर भी अगर और मुलाकात आप भी तो अगर करवा- गलत सलूक हो रहा है, मैं उसकी हमायत नहीं करता। अगर किसी के साथ कोई नाजायज़ सलूक हो रहा है, कानून से हट के हो रहा है, मैं उसकी कतई हमायत नहीं करता। खान साहब से मुलाकातें बहाल होनी चाहिए। मुलाकातों के बाद आप आके वो बयानियाँ जो बनाते हैं ना जालसाजी वाला, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर क्या खबरें फैलाई गई, खुदा न खास्ता शाह महमूद कुरैशी इंतकाल कर गए हैं, या यास्मीन राशिद, किस किस की आवाज़ तस्वीर लगा के, बैरिस्टर गौर जैसे शरीफ आदमी की तस्वीर लगा के AI के जरिए जालसाजी की सर, आप इंतशार शरीफ फैलाना है, कहेंगे तो तो उस पे भी इंतशार ना सवाल फैलाए होगा। ना। तारिक उमर साहब, आप नवाज शरीफ से कोई मिलने जाता था ना, तो बाहर हमें आके इंटरव्यू नहीं देता था, वो कहता था भाई नहीं, जेल मैनुअल के तहत, जेल कवायद के तहत हम इंटरव्यू देने नहीं दे सकते। उनके वकील या सियासी लोग जाते थे, कोई आके इंटरव्यू नहीं चलें देता था। तारिक सुमैर साहब, आप बैरिस्टर गौर को शरीफ मत कहें, आप कहेंगे तो फिर उन पे भी एक सवाल है निशान जो है वो लग जाएगा। डॉक्टर अली इमरान साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये कहा जा रहा है कि जेल के अंदर अगर बानी पिटे आए तो यही हालात जो है उस वक्त नवाज शरीफ साहब पे भी थे, लेकिन उनकी जो लोग थे, जो उनकी पार्टी के लोग थे, वो उनके साथ मुखलिस थे, आप लोग नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? आकाशा, मेरी आपसे एक गुजारिश होगी, क्योंकि आप प्रोग्राम के एंकर है जी सर। और आपने सारा चीजें, अभी तारिक सुमैर साहब को आपने बोलने नहीं देना जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब भी मैं आज तारिक सुमैर साहब किसी के काबू आने वाले चलें, नहीं। टेप चलें, लगा जी सर। लूं। इनको आपने बोलने नहीं देना। जी सर। मैं जो इनके बहादुर लीडर है ना, उनकी दास्तान जरा थोड़ी सी आपको सुनाता जी हूँ। सर। मैं भी ये वो सुनाऊंगा। लोग हैं जिनसे जेल काटी दी जाती। पहली दफा इनको जेल में भेजा मुशर्रफ ने, ये मुशर्रफ से माफिया मांग के 10 साल का स्टाम लेकर सऊदी अरब फरार हो गए। बिल्कुल। ठीक है, फिर वहां से माफी तलाफी की, रिकंसाइल किया, पाकिस्तान आए और फिर ये सियासत के अंदर दोबारा दाखिल हुए। फिर इमरान खान के दौर में इन्होंने जैली तौर पर अपने प्लेटलेट्स करवाए, और फिर उस शख्स की फिर भी मिसाल नहीं मिलती कि जिसने इंसानी हमदर्दी के बिना पर ये सोचा कि ये शख्स भले, देखिए दुनिया में आज तक कोई इस बात की कोई आपको मिसाल मिलती है कि एक जुराइम पेशा शख्स हो जिसको सजा हो चुकी हो और वो जेल के अंदर हो, और अगर आप ये कहें कि ये इतना क्रिटिकल बीमार है कि अगर इसको बाहर ना भेजा गया तो ये जो है वो मर जाएगा, उसके लिए भी एक नई मिसाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाई कि ऐसे शख्स को उठाकर जिसके ऊपर करप्शन, अकरबा परवरी और न जाने क्या क्या इल्जामात थे, और वाकई इन लोगों ने जो किया था वो ठीक जेल काट रहे थे, उनको बाहर भेज दिया। उसके बाद वो जब पाकिस्तान वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स हुए, बायोमेट्रिक्स हुए, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाते हैं दलदलाते हुए, और उनकी जमानतें हो जाती है, और वहां से फिर मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर देखें इनकी जो मुलाकात की बात है,
आकाशा आप यकीन करें, ये सुमैर साहब अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि बहुत इनकी पार्टी के तमाम लोग और मरियम नवाज के लिए जब ये इन्होंने बीमारी का बहाना किया तो अनलिमिटेड मुलाकातें थी कि वो जितनी मर्जी देर तक जाकर इनके साथ हॉस्पिटल में रहें, बैठे, इनके साथ बात करें। और तमाम टाइम, जितना टाइम ये जेल में थे, इनके खाने घर से आते थे और एयर कंडीशन के बगैर। तो ये आपको पता है ये राजे महाराजे हैं। और एयर कंडीशन तो आपने उतार लिया था न्यूयॉर्क में ऐलान करके। अब ये आप तो- तारिक उस्मैर साहब नहीं बोलना। अब ये आप तारिक उस्मैर साहब अभी नहीं, ये राजे महाराजे हैं, ये आम आवाम की तरह तो जेल में रह नहीं सकते, लिहाजा ये माफिया मांग के यहाँ से फरार हुए। फिर जब आप इमरान खान की आप बात करते हैं तो मंडेला रूल जो यूनाइटेड नेशन है वो ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को आप 15 दिन से ज्यादा जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। क्या आज 8 महीने से इमरान खान और उनकी बीवी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे नहीं है? क्या ये बराबर का सलूक हो रहा है? मैं ये समझता हूं कि अगर अब वक्त आएगा तो तारिक सुमैर साहब फिर 50 रुपए के स्टाम्प पर ये नवाज शरीफ साहब इस तरह बाहर नहीं जाएंगे बीमारी का बहाना करके। शहबाज शरीफ साहब के जो कमर में दर्द होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। आप धमकी दे रहे होंगे। किया जो आप धमकी दे रहे हैं। देखें, सर धमकी नहीं दे रहे, बता रहे हैं। जो आप लोग नहीं, मैं बता रहा हूं कि अब कानून अपना रास्ता लेगा। जी। अगर किसी ने भी जुर्म किया होगा, वजीर आजम इमरान खान के जो केसेस हैं, मैं छोटा सा आकाशा आपको बता दूं, जी सर। जिन केसेस में इमरान खान को सजा हुई है वो ऐसा केस है कि जिसको देखकर आपको हंसी आती है कि यार इस केस में एक शख्स को सजा दे देगी। पैसे मलिक रियाज ने देने थे, पैसे इंग्लैंड में सीज थे, इंग्लैंड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजे और सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे हुकूमत को दे दिए, हुकूमत ने वो पैसे इस्तेमाल कर रही है और सजा इमरान खान को मिल रही है। ओ भाई, ना उसके अकाउंट में कोई पैसे आए, ना उसने पैसे लिए, ना उसने पैसे कभी देखे, उस केस में सजा। और आज जनवरी 2025 से लेकर आज तक वो अपील फिक्स नहीं हो रही। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के बाद आपने जो अदालतों का हाल किया है, आज देख लें अदालतें उस जगह पर पहुंच गई हैं कि जहां पर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। और आपकी मल्टा फिर ये कहते हैं बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आते, बाहर से सरमायाकार नहीं आते। जी। सरमायाकार दो चीजों को देखते हैं, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या इस मुल्क की अदलिया काम कर रही है। जिनको ये पता हो कि इस अदलिया से इनके अपने लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो क्या कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर इस मुल्क में आएगा। और दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और FIA करप्शन से पाक है। तो ये देख लें जो हमारे साथ हाल हुआ और जो आज पंजाब के अंदर हो रहा है, ये करप्शन से पाक है। ये वो लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और माजरत के साथ 1985 से लेकर 2026 तक ये खानदान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 50 साल तक हुकूमत में रहा। क्या पाकिस्तान की आवाम की के अंदर कोई तब्दीली आई? क्या सेहत के मामला ठीक हुए? क्या तालीम ठीक हुई? क्या फाइनेंशियल? इनको लाया गया था कि आपने इकोनॉमी ठीक करनी है, आपने इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाना है और आपने सियासी जो अमल है इसको ठीक करना है। क्या ये कर सके? सबसे बड़ा फेलियर देखें आकाशा कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। दफाई बजट की जरूरियात किसने पूरी करनी होती है? वफाकी हुकूमत ने। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि वफाकी हुकूमत दिफा का बजट पूरा करने में फेल होगी और सूबों की ग्रांट की शक्ल में 1200 अरब रुपया लेकर पाकिस्तान के दिफा पर लगाया जा रहा है। इससे बड़ी और नाकामी इनकी क्या होगी? चलें। ये दिफा का बजट भी पूरा नहीं कर जी चले सर, आपने नाकामी इनके सामने रखी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे लेकिन सानिया काहना के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगी। सर 14 बच्चे जो हैं इसमें शहीद हुए, उसके साथ साथ 8 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी। लेकिन ऐसे में ये हुआ है कि आज से पंजाब के तमाम ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज को बंद करने का एक फ़ैसला जो है वो सामने आया। क्या समझते हैं कि एक दुरुस्त फैसला जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया, ऐसा ही होना चाहिए था? आकाशा, ये दुरुस्त फैसला नहीं है। ये जो गरीबों को का रोज़गार लगा हुआ था, जो वो मेहनत मजदूरी से पैसे कमा रहे थे घर चलाने के लिए, अगर कोई मेल पढ़ा रहा है तो अपना घर चलाने के लिए, अगर कोई फीमेल पढ़ा रही थी तो अपने हस्बैंड का साथ दे रही थी घर चलाने के लिए। तो ये बेसिकली कि उन पर ये डाका डाला गया हुकूमत की जानिब से इस वाक़े को बेस बनाकर। और जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर हैं जो रजिस्टर्ड कह लें, क्या एक गरीब रेडी वाला जो है या एक मजदूर का बच्चा उन ट्यूशन सेंटर्स की फ़ीस जो है वो अदा कर सकता है? इस वक्त जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है अगर प्राइवेट देखा जाए कम से कम, मैं नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ, 7 से 10 हज़ार तक है। इसी तरह जो ट्यूशन फ़ीस है वो भी इतनी है। अगर एक बच्चे पे इतनी ट्यूशन फ़ीस समेत लगाया जाए, बाकी स्कूल के अखराजात अलग, एक गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है वो 1000-1200 रुपये कमा के लाता है, उसी में खाना है, उसी में उसने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है और फिर 500-600 रुपये ट्यूशन में अपने
बच्चों को पढ़ाता है। अगर ये हुकूमत की जानब से ये जो फैसला किया गया है कि ऐसी जो ट्यूशन सेंटर्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ना सिर्फ गरीबों का रोज़गार ख़त्म होगा बल्कि गरीब का बच्चा जो है वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकेगा। और ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो बड़े बड़े जो ट्यूशन सेंटर के मालकान हैं उनके लिए ये तमाम तर इकदाम जो है वो हुकूमत की जानब से किए जा रहे हैं ताकि उनकी जेबों में पैसे जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जाए। और जो गरीब का बच्चा है, गरीब का तो पाकिस्तान में रहने का हक ही नहीं है, तालीम तो दूर की बात है। और ये इनका बस नहीं चल रहा कि गरीब को किस तरह इधर से निकाल के शायद सोमालिया फेंक दें या किसी और मुल्क फेंक दें। ये चाहते हैं उनका जो सरमायादार है, ताजर उनको चाहिए, ये क्योंकि खुद भी ताजर हैं, सरमायादार हैं और उसी के लिए बजट भी लाते हैं, उसी के लिए तमाम तरह जो इकदाम चाहिए ना टैक्स लगाने के लिए, अवाम पर तो सिर्फ जो है वो टैक्स लगाने के लिए और हुकूमत करने के लिए। आकाशा, इनकी ये आलम है कि जब ये अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ वगैरह जेल में थे या जो भी उनके ऊपर उस वक्त बुरा वक्त आया हुआ था, तो नून लीग के पास कोई वर्कर नहीं था बाहर निकल के एहतजाज करने के लिए। किराए पे करोड़ों रुपया देकर, मैं ये मेरे एक ज़राए ने हमें बताया था, उसी वक्त बता दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान जो इतनी दूर से लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं सिंध से, वो किसने इन्वेस्ट किया था उसमें, उस लॉन्ग मार्च के अखराजात किसने दिए थे? क्योंकि इनके पास अपने पास नहीं थे। इन्होंने किराए पे मौलाना फजलुर रहमान से उनके ना सिर्फ गाड़ियों में बल्कि कारकुनान को इस्लामाबाद लाया गया और यहाँ पर आकर किराए पर स्टेज उनसे लेकर तकरीर की गई हुकूमत पर प्रेशराइज करने के लिए। और ये जो 50 रुपये का स्टाम्प वाला मामला हुआ था, ये भी उसी एक जो किराए का इन्होंने लाए थे उसका नतीजा था। और ये नून लीग की हुकूमत का आलम है अवाम के अंदर मकबूलियत का। और दूसरी तरफ इमरान खान है, उसने कभी नहीं कहा मुझे जेल शिफ्ट करो। जो तारिक उस्मैर साहब बड़ी तारीफ़ें करते हैं नवाज शरीफ की या नून लीग की, इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और ऐसा हाल होता है जैसे मरने वाला है। और कोई इमरान खान ने तरस खाया और यहाँ तक भी इमरान खान ने कहा कि शीरी मज़ारी जैसी वफाकी वज़ीर जिनको वो बड़ा सख्त जान समझते थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए ये बयान करते हुए कि वो बेचारा मर जाएगा तो उसको जो है बाहर जाने दो। वो उन्होंने बाकायदा उसकी नकल भी उतारी थी शीरी मज़ारी ने, जो वफाकी काबीना में हमायत की थी। ये बाहर इनको ये ऑफर्स की गई, किसने ऑफर किया बताएं, इमरान नाम लेके बताएं। बस यही चीज है ना कि ऑफर जो आपको भी पता किसने की है, आपको भी पता, बताएं ना। चलें किसने ऑफर सर, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बता देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आप सभी का पॉइंट जो है वो आ चुका है। तारिक उस्मैर साहब, आतिफ भट्ट साहब, मलिक नजीब और डॉक्टर इमरान साहब आप सब साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।